अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की ठा गहराइयों से शुक्रिया कहूँगा। आप अथा कहना चाह रहे हैं? नहीं जुनैद साहब, ये अथा गहराई जो कहते हैं ना, ये गलत उलाम है। अच्छा। हाँ जी, असल जो लफ्ज है वो ठा गहराइयों है। क्योंकि जब गहराई में कोई चीज गिरती है तो उसमें से अथा की नहीं ठा की आवाज आती है। बुज़दार साहब दे ठा ते बनदे चुकते पुकते लमढिंग ते चपकते ठा। सो मैं आपका ठा गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे बुलाते हैं और मेरे जो ख्यालात हैं वो आवाम तक पहुंचाते हैं। जी हाँ। बड़ी आपकी मेहरबानी। इसके साथ साथ मैं शेख रशीद साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे रेड गाड़ी में इमरान खान साहब वाले डब्बे में लाहौर से पिंडी तक का झूठा दिया है। और झूठा भी आपको वजीर आजम के सैलून में बिठा कर दिया है। जी वही ना जी, आप यकीन करें कि वजीर आजम के यानी हमारे लीडर इमरान खान साहब के डिब्बे के अंदर बैठ के मैंने लाहौर से पिंडी तक जितना कॉन्फिडेंस गेन किया है, इतना मैंने डीजी खान से लाहौर तक नहीं था गेन किया। देखे ना जरा, वजीर आजम के डब्बे की बात ही और होती है जी, उसमें हुजका भी नहीं लगता है। सादे डब्बे में बैठे हो तो हुजका बड़ा लगता है। फिर मुझे रेलवे के अफसरों ने बताया कि इसके स्प्रिंग मोटे होते हैं। और जुनैद साहब, एक और जो मजे की बात है कि जिस टीटी को देख के जो टिकट चेकर होता है, जिसको देख के तो लैट्रिन में घुस जाया करते थे, उसने ही डिब्बे का दरवाजा खोला। बस जुनैद साहब, एक इस डिब्बे में थोड़ी सी कमी होती है, वो जो बोतलों के ऊपर चाबी फेरने वाला बंदा होता है ना, वो नहीं इसमें आता। सही डब्बे दे विच फ्रिज जो है बोतला हुंदे च पैन वजीर आजम दा डब्बा आई। वो बोतल ते मेरे को मिल गई सी, मगर वो जेड़ा डाले दे उत्ते चाबी फेर के ते आवाज सुनन दा मजा आंदा, वो मेरे को नहीं आया। और वैसे भी बुज़दार साहब, वो जो बोतल खोलने पर अथा की आवाज आती है वो नहीं आई। तो ऐसा मेरा ख्याल है आप ये मुझे ये पिछली बात जो थी ठा गहराइयों उसकी तंज कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है बोतल खोले तो अथा की आवाज नहीं आती, ये आवाज है। सही तुसा वजीर आला वे ओ जी आवाजा ना कढो। जो वजीर आला साउंडलेस होता है। बुज़दार साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर सैलून का बहरहाल एक प्रोटोकॉल होता है वज़ीर आज़म के डब्बे का। नहीं, आपकी बात ठीक है, वजीर आजम का एक प्रोटोकॉल होता है और होना भी चाहिए। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे जो कमी महसूस हुई है वो डाले के ऊपर चाबी की आवाज की है। अच्छा। वैसे मैंने वो कमी काफी हद तक पूरी की है। हर घूंट के बाद मैं फिर मुंह से ही करता रहा हूँ कर्र। और दूसरी बात यह है जुनैद साहब को जेड़ा बंदा अन्ना बन के ते डब्बे च पेंसिलां बेचन आंदा, वो भी नहीं भी आया। ऊपर से जो सबसे बड़ी बदमज़गी हुई है, शेख रशीद साहब 2-3 मील ही अभी गाड़ी चली है तो सो गए हैं। इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ऐसा बंदा ही नहीं था जिससे मैं पूछ सकता कि साईं अगला स्टेशन केड़ा आना है। खुद ही मैं हर स्टेशन पे सर बार निकाल के तो देखता रहा हूँ। तो आपको पता है जुनैद साहब, रेलवे लाइन के करीब तो बच्चे भी बड़े बदतमीज और शरारती खेल रहे होते हैं। एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, कहो वेखो वजीर आला गड्डी चो इंज वेंदा पिया है जो माल गड्डी चो गां वेंदी है। मैंने भी फिर गुस्से में कह दिया, मैं कहा गां नहीं वेंदी, तेरी मां वेंदी। डैड साहब, आपको पता है मैं मां की जुगत कभी नहीं करता, मगर मैंने इसलिए कर दी कि डब्बा काफी दूर निकल गया हुआ। अच्छा बुज़दार साहब, ये फरमाइए कि इसी सफर के दौरान आपको जेलम रेलवे स्टेशन पर उतरकर अफसरान से मुलाकात करनी थी, लेकिन हुआ सिर्फ इतना सा कि उस बोगी का पायदान नहीं खोला और आपने उतरने से इनकार कर दिया। ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि आप उतर भी नहीं सकते थे? जुनैद साहब, अगर पायदान ना खुले तो फिर छलांग लगा के तो बंदे को उतरना पड़ता। तो उतर जाते हैं आप। तो मैं वजीर आला हूँ, एक सबसे बड़े सूबे का, मैं छलांगे लगाता हुआ अच्छा लगता। अच्छा, एक काउंसलर से छलांग लगा के आप वजारत आला तक जा सकते हैं?
हैं लेकिन डब्बे से नहीं उतर सकते। नहीं जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से अपनी औकात नहीं भूला। अभी जब बल्दिया के इलेक्शन होंगे तो मैं काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ूंगा। मैंने अपने इलाके में अपनी खिदमत जारी रखनी है और वो एक काउंसलर ही कर सकता है। और रही बात पायदान ना खुलने की और डब्बे से नीचे उतरने की, तो यकीन माने मैं तो छलांग लगाना चाहता था। अच्छा। वो मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा है कि बुज़दार साहब बुरा लगेगा, आप एक वजीर आजम के डिब्बे में बैठे हुए हैं, उसमें से छलांग लगाते हुए को अच्छा नहीं लगेगा। आपका अपना डब्बा होता तो आप छलांग लगा लेते, आप इधर से छलांग लगाएंगे तो इमरान खान साहब को जाके शिकायत कर देगा। तो पहले ही मेरी बड़ी शिकायतें उन तक पहुंच रही। अच्छा, आपको पता है? हाँ जी, वो कहते हैं कि तुमसे काबू नहीं हो पा रही हुकूमत। तो हालांकि मैंने मेहनत शुरू कर दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता सारे अफसर जो हैं वो मेरे नीचे आ गए हैं, जैसे आहिस्ता आहिस्ता चूजे नहीं मुर्गी के परों के नीचे आ गए। इसी तरह अब सारी जो इंतजामिया है वो ऑफिसर्स मेरे नीचे आते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जुनैद साहब तब्दीली आएगी। मैंने इसका सबूत भी दिया है। मैंने पिंडी में वहां पे वो जो अपना पनाह गाह में गया हूँ, उधर मैंने फिर खाने की मेन्यू तब्दील कराई है। मैंने कहा यहीं से तब्दीली शुरू हो। ये जुनैद साहब हमारे मुखालफिन कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई। आप फोन करके पता कर सकते हैं, पिंडी पनाह गाह में तब्दीली आई है। अच्छा, अब तो मैंने सीधा कह दिया है कि जो काम करेगा वही हमारी टीम का हिस्सा रहेगा, बाकी सब टीम से निकाल दिए जाए। इसका मतलब है ये जो आपके जाने की अफवाहें हैं इनमें कुछ सदाकत है? सही ताकू लहा हुए। जुनैद साहब, मैं उन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं जो मेरे मतहत हैं। तो समय को ही ले दे गए हो। जुनैद साहब, आप मुझे लेते हैं इजी। जितना मैं आपको मुश्किल लेता हूँ कोई भी नहीं लेता। आपको ये मालूम नहीं है कि आप तो अल्लाह के फजल से बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर भी मुझे वजीर आला तस्लीम करना शुरू हो गए। अच्छा, ये अभी जो पीसी में मलका बरतानिया की सालगिरह हुई है, उधर चीफ गेस्ट कौन था? कौन था? मैं था। अच्छा, मैंने मलका बरतानिया की सालगिरह का केक काटा है। जुनैद साहब, जब मुझे दावत मिली थी ना मलका बरतानिया के ये सालगिरह की तकरीब में चीफ गेस्ट की, आप यकीन करें मैं तो इनकार कर देने लगा था। मैंने सोचा कि मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कैसे केक काटूंगा। कहने लगे कि आप फिक्र ना करें, छुरी से केक काटना है, अंग्रेजी से नहीं काट। हाँ, अलबत्ता साथ हैप्पी बर्थडे टू यू अंग्रेजी में कहना है। तो वो तो जुनैद साहब मुझे याद था, वो मैं कहता रहा। नहीं बुज़दार साहब, हो सकता है क्वीन की नजर आप पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए पड़ जाती। जुनैद साहब, ऐसे ही नहीं मुझे मेरे दोस्त कहते कि जुनैद सलीम का मुंह रसगुल्ले जैसा। बुज़दार साहब, क्या हो गया आपको? मैं आपकी सियासी बसीरत की तारीफ कर रहा हूँ। स्वाद तारीफ कर रहे हो, मुझे पता है चेजा लेते हो। क्या हो गया? बहरहाल मैं उधर चला गया जुनैद साहब, और उधर मुझे जाके ये बड़ा मजा आया कि चीफ गेस्ट बनने का एक और फायदा बहुत ज्यादा। जी, वो क्या जी? जब आप केक काटते हैं तो उसके ऊपर जो लाल बेर लगा होता है वो आसानी से आप अपनी प्लेट में डाल सकते हैं। बेरनी चेरी। तो यार जो भी है मजेदार होंगी है। बल्कि जुनैद साहब, मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपको कहीं चीफ गेस्ट की ऑफर हो और वहाँ पे केक काटना हो, तो आप कोई मसरूफियत का बहाना लगा दीजिएगा। क्यों? वो फिर मुझसे राब्ता कर जुनैद साहब, वो लाल बेर बहुत मजेदार। बल्कि जुनैद साहब, मैंने तो ये ऑर्डर भी कर दिया कि जब भी किसी महकमे का अखबार में सरकारी इश्तिहार आएगा तो उसके नीचे एक लाइन जरूर लिखनी है। बेशक ब्रैकेटों में लिखते हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात और ख़ास तौर पे सालगिरह के लिए चीफ गेस्ट वजीर आला पंजाब दस्तयाब है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। भुट्टो, ये देखे ना, ये गुस्से में नारा लगा रहा है। मुझे लगता है कि इसको कहीं पीपल्स पार्टी की किसी तकरीब में केक नहीं मिला। क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी वाले केक का कितना बुरा हाल करते हैं, और इस तरह के वर्कर बेचारे फिर रह जाते हैं। आप फिक्र ना करें गौरी साहब, मैं आपके साथ वादा करता हूं कि आइंदा जहां भी मैं केक काटने के लिए जाऊंगा, वहां पे एक लाल बेर के अलावा अगर दूसरा लगा हुआ तो वह आपका होगा।
सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी फरमाएं। सर आप अपने केक की बात करते जा रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी पिस रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, बिल महंगे हो गए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हमने कहा था कि हम गरीब और अमीर का फर्क मिटा देंगे जी। तो ये हमने महंगाई इसलिए की है ताकि अमीर आदमी जो है वो भी गरीब हो सके। जब अमीर और गरीब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कोई ये तो नहीं ना कहेगा कि अमीर यहाँ पे मौजें कर रहे हैं और गरीब बेचारा पिस रहा है। सर देखें, ये नहीं पिस रहा, बल्कि इसके पाँव के नीचे कोई आ जाता तो वो पिस जाता है। ऐसी चीजें गौरी साहब पिसती नहीं है। ऐसी चीजों को ठा गहराइयों में फेंकना पड़ता। सर जी ये कुएं में गिरेगा तो ठा की आवाज आएगी। देखें, इसके लिए मैं कोई बात कंफर्म नहीं कह सकता, ये तो फेंक के देखना पड़ेगा। गुजार साहब इतना बड़ा कुआं कहां से लाएंगे जिसमें इनको फेंकेंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पतले नेफे में मोटा नाला डाले। नहीं तो कुएं में नहीं फेंकेंगे ना, मेरे गांव के करीब छपड़ी बहुत बड़ी है, उसमें तो 2-2, 3-3 भैंसें इकट्ठी घुसी होती। आप देखिए हमारे जर्नलिस्टों की बेइज्जती कर रहे हैं, वो अभी अपने अपने माइक उठा लेंगे सारे। आई एम सॉरी, ये भी जर्नलिस्ट हैं? हाँ जी। अच्छा, मैंने समझा शायद उधर वाले जर्नलिस्ट के अब्बू हैं और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ने आए। जैसे स्कूल में छोड़ने जाते हैं। हाँ जी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब बदल के रख दिया। अच्छा। और ये जो खान साहब मुझे वसीम अकरम कहते हैं, इंशाल्लाह मैं साबित करूंगा कि मैं वाकई वसीम अकरम। अल्लाह करे जी ऐसा हो जाए। वैसे जुनैद साहब आज उन्होंने वकार यूनस तो निकाल दिया है, मैं भी डरना शुरू हो गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने उससे कंसर्न एक बंदे से पहले राब्ता किया, उसने फौरी तौर पर पीटीआई के अंदर उस बंदे से कहा कि ये इंक्वायरी कर रहा है इस मामले की। तो मैंने उस लीडर को, जिस लीडर के साथ मैं रात को गुफ्तगू कर रहा था मैसेज पे, उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो वो मुझे ब्लॉक कर चुका था। ये क्या हुआ जी असद उमर के साथ? बड़ी देर से यार ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस अंदाज में और इस वक्त पे होगा ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। नहीं यार, लोग अगर फेसबुक के ऊपर कोई चीज डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे तो वजीर आजम साहब कर देंगे। असल में ये जो असद उमर साहब की तब्दीली है, इसके पीछे कोई फेसबुक के जो यूजर्स हैं वो नहीं है। असल में इसके पीछे एक पूरी लॉबी है। बड़ी ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि अभी तक पीटीआई की हुकूमत को जितने बड़े जोल्ट्स या झटके मिले हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा था पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। यानी बड़े बड़े मुश्किल वक्त से पीटीआई की हुकूमत को इन 8 माह में से गुजरना पड़ा। बड़े बड़े स्कैंडल्स और बड़े बड़े मामलात ऐसे थे जिस पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो लामहल्ला उनको यानी खामोशी इख्तियार करनी पड़ती थी। लेकिन मेरी ज़ाती राय में ये अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये एक तरह से पीटीआई की कॉज को मिलने वाला झटका है। देखिए, वो सपोर्टर्स जो पीटीआई को 2 वजूहात की बुनियाद पे सपोर्ट करते थे, एक ये कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, हाँ जी। और दूसरी ये कि अगर करप्शन से निपटना है तो जो मुमकिना ऑप्शंस है आपके पास, उसमें से सबसे जो तवाना ऑप्शन है वो पीटीआई है जी। इन दोनों वजूहात की बुनियाद पे जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते थे, आज उनके लिए बड़ा मुश्किल दिन है और वो बड़े दिल गिरफ्तार हैं। ये देखो ना, मैं ये समझता हूँ कि ये कितना बड़ा फैसला था पीटीआई के लिए और कितना ये मनफी फैसला है पीटीआई के लिए। मैं अगर खुल के बात करूँ तो वो ये है कि आप उस फैसले के बाद अब जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं उनके रिएक्शन को जो गेज कर ले वो किस तरह का आ रहा है कि बिलावल साहब ने किस तरह खुशी का इजहार किया, वाजी वाह मजा आ गया। ये होता है फैसला। तो जिस फैसले पर आपके मुखालिफिन खुश हो रहे हैं, इसका मतलब है वो आपके लिए कितना सूदमंद है, ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए ये इतना बड़ा फैसला क्यों है कि जिसको बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मेरी जाती राय में अगर पूरी काबीना में इमरान खान साहब के बाद कोई बंदा मोस्ट क्वालिफाइड था, मोस्ट ऑनेस्ट था, मोस्ट डेडिकेटेड था और मोस्ट पीटीआईड था। पीटीआईड क्या मतलब? पीटीआईड से मुराद ये है कि पीटीआई का चेहरा था। यानी आप देख लें कि अब असद उमर के बगैर पूरी काबीना ऐसे लगती है कि जैसा एक बंदा है और उसने तमाम जो लोग हैं वो दिहाड़ी पे हायर किए हुए हैं और उनसे वो काम चला रहा है।
अभी भी जो असद उमर साहब को रिप्लेस करेगा वो या तो बाहर से आया होगा या कोई टेक्नोक्रेट होगा। नाम जितने भी चल रहे हैं कुछ मुशर्रफ के लोग हैं, शरफ के दौर के हैं, और फिर इमरान खान पर ये एक जो धब्बा है ये मजीद स्ट्रांग हो जाएगा कि जनाब ये पिछली हुकूमत ही है, मुशर्रफ की गवर्नमेंट है जो रन कर रही है। अच्छा, फिर आप ये देखो कि ये असद उमर साहब पूरी काबीना में वाहिद चेहरा था जो जब पीटीआई में आया था तो बगैर कोई बोझ लिए, बगैर कोई धब्बा लिए पीटीआई में आया था। उनकी ईमानदारी भी अबव बोर्ड थी, लाइक इमरान खान, और उन पर कोई भी इल्जाम नहीं था कि इस बंदे ने किसी को स्कैंडल में मुलव्वस रहा है, किसी लालच की बुनियाद पे पीटीआई में आया है। मतलब वाकई मैं जाती तौर पे गवाह हूं कि वो 14-14 घंटे उसने काम किया है, और मुझे अभी भी यकीन है कि बगैर असद उमर के ये जो हमारी कश्ती एक मंझधार में फंसी हुई है या निकलने की कोशिश कर रही है, इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा चंद महीनों में निकल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि क्या क्रेडिट पीटीआई को मिलेगा? उसका बड़ा क्रेडिट पीटीआई को नहीं मिलेगा असद उमर साहब के बगैर, क्योंकि सारी जो वाबस्तगी थी पीटीआई के सपोर्टर्स की वो असद उमर के साथ थी। सर आपको यकीन है कि हमारी कश्ती निकल जाएगी मंझधार से? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी कश्ती इस मंझधार से निकल जाएगी, क्योंकि कप्तान अभी वही है। कप्तान वही है, लेकिन उसके फैसलों पर एतराज किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो नेकनामी है या जो कप्तान की ईमानदारी है वो तमाम किस्म के शकूक शुबात से अभी भी बालातर है। तो मेरा ख्याल है कि जब इनको मईशत मिली थी असद उमर साहब को, ये बात कहने में कोई मतलब मुबालगा अमेजी नहीं होगी कि वाकई पाकिस्तानी मईशत जो थी वो उस वक्त आईसीयू में पड़ी हुई थी। अब ये था कि आईसीयू से निकलकर उसको थिएटर में शिफ्ट कर दिया था, अब थोड़ा थोड़ा सांस लेने लगी थी। अगला जो भी मिनिस्टर आएगा वो कम से कम उसको भी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा। लेकिन पीटीआई को पहुंचने वाला जो नुकसान है वो नाकाबिले तलाफी हो। तो सर जी, असद उमर साहब वजीर खजाना तो नहीं रहे, अब तो कोई और वो वजारत भी लेने से इनकार कर दिया उन्होंने? मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब ने एक डिग्निफाइड पॉलिटिशियन की तरह कोई भी वजारत लेने से इनकार कर दिया। हम कई मरतबा अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अपने आप को किसी भी ओहदे से पीछे हटा लेना यही एक अच्छे सियासतदान की निशानी है, वफादार सियासत जो अपनी कॉज से वफादार है। और उन्होंने कहा, मतलब देखो ना कि वो किस चीज़ के एक्सपर्ट थे, मईशत के एक्सपर्ट थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आपसे ये मामला नहीं संभाला गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब अगर कोई उनको खुश करने के लिए उदा दिया जा रहा है तो उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरी जाती राय भी यही है कि उनको नहीं। और दूसरी बात कि अगर वो तवानाई की वजारत संभाल लेते, ये इस बात का इल्म शायद खुद असद उमर साहब को भी ना हो कि अगर वो तवानाई की वजारत संभाल लेते तो वहां पर पहले दिन ही एक अजदहे की सूरत में खड़ा होने वाला जो स्कैंडल है उसका सामना करना पड़ता, और जब वो उस स्कैंडल की खोज में जाते तो उनको वहां पे उसी शख्स का सामना करना पड़ता जो उनके खिलाफ इतनी देर से कई महीनों से लॉबिंग कर रहा था पीटीआई के अंदर। अच्छा, और ये वही शख्स है कि जब जाती तौर पे मुझे इतने बड़े स्कैंडल का इल्म हुआ और मैंने उससे कंसर्न एक बंदे से पहले राब्ता किया, उसने फौरी तौर पर पीटीआई के अंदर उस बंदे से कहा कि ये इंक्वायरी कर रहा है इस मामले की, तो मैंने उस लीडर को, जिस लीडर के साथ मैं रात को गुफ्तगू कर रहा था मैसेज पे, उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो वो मुझे ब्लॉक कर चुका था। इसका मतलब है कि वो इस इल्जाम का सामना करने से गुरेज कर रहा था। हाँ जी, बहरहाल सोचना ऐसे ही चाहिए जैसे तुम कह रहे हो कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी लाएगा, मगर अभी तक पिछले वाकयात तो हालात तो सकनात देख के यूं महसूस जरूर होता है आवाम को कि पाकिस्तान को हैंडल इस वक्त कच्ची सोच और कच्चे हाथ कर। इस फैसले से उस सोच को तकवीयत मिली। हाँ जी, 8 महीने 3 आईजी आपके अद्धे पाकिस्तान जितना जो सूबा है पंजाब, उसके 3 आईजी सिर्फ 8 महीने में फैसलों में इस्तेकाम नहीं है। और देखो, आपने इस फैसले से एक ऐसे शख्स को लूज कर दिया है जो एक ही वक्त में सियासी मैदान का भी खिलाड़ी था, दूसरा बेहतरीन टेक्नोक्रेट भी था। हमारे यहाँ मुसीबत क्या है, या टेक्नोक्रेट आ जाते हैं या फिर अनपढ़ और जाहिल सियासतदान आ जाते हैं। ये असद उमर साहब जो है ये अपने शोबे में एक एक्सपर्ट भी थे, लेकिन इलेक्शन जीत के आए थे। एक मुश्किल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाकायदा इलेक्शन जीत के आए थे। इनमें से कितने टेक्नोक्रेट जिनका नाम लिया जा रहा है जो किसी काउंसलर का इलेक्शन भी जीत सकते हैं? कोई भी एक भी नहीं है।
हाँ जी, चंगा भला समझदार और दिखने में भी बड़ा स्मार्ट आदमी है, मगर देखो ना यार इनके बेवकूफाना से अपना डिसीजन के साथ वो भी बेवकूफ लगना शुरू हो गया। अब देखो ना कि आने वाले दिनों में मेरी बदगुमानी कहना चाहिए, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जिन कुव्वतों के दबाव पर ये फैसला किया गया है, मेरा ख्याल है कि मुल्क में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो गैर दस्तावेजी मईशत है, यानी टैक्स ना देने का जो रिवाज है और मुख्तलिफ यानी अपने टैक्स रिटर्न्स ना जमा के अपने असासे ना जाहिर किए जाए, उन कुव्वतों को तकवीयत मिलेगी आने वाले दिनों। याहिर है जिस तरह ये अपना दूसरे महकमों में एकदम जो तब्दीलियां हो जाती हैं छोटी छोटी बात पे, उससे ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, हर डिपार्टमेंट में बड़ी बेयकीनी सी और बड़ा अपना कंफ्यूज सा रवैया हुआ होगा लोगों का। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पंजाबी में कहते हैं राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, और अंग्रेजी में कहते हैं ओनली द वेयर द शू पिंचेस, यानी वही जानता है जिस पर गुजर रही हो। आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक मोटर मैकेनिक, और इससे पैदा होने वाली शिकायत वही जानता है जिसके पास गाड़ी या मोटर बाइक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं मामला है क्या। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा कटहरे में खड़ा एक शख्स। भाई मैं खड़ा ही हूँ, अगर ज्यादा मुझे उठाना तो नीचे जैक लगा दें। सर जी ये फुल है इसका कद। सर आपने फरमाया कि लोगों को मुझसे शिकायत है, सर लोग तो मुझसे खुश होके जाते हैं। यही तो तुम्हारा कमाल है कि तुमने वारदात क्या डाली है ये तुम पता नहीं चलने देते। वारदात क्या सर, मैं कोई डाका तो नहीं डालता सर। कम भी नहीं करते यार। कितने फीसद लोग हैं जिनसे जब तुम मजदूरी वसूल कर लेते हो तो तुम्हारे दिल को इत्मीनान होता है कि मैंने उसी काम के पैसे लिए जितना मैंने काम किया है। ये मुतमिन नहीं होता है सर, बेहिस्सा आदमी को क्या बेइत्मीनान नहीं होना। ये तो वो लोग होते हैं जो उधर के पुर्जे उस गड्डी में और उधर के पुर्जे उस गड्डी में, इतनी तेज चीज होते हैं ये देखते ये हैं कि कौन सा बंदा खुले हथों पैसे दे दे। सचमुच उसकी गाड़ी का कोई ना कोई चीज निकाल के तो किसी अपने यार दोस्त को लगा देते। मेरा ख्याल है कि इस शोबे में हार्डली 10 से 15% लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करते होंगे। सर पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें, ये 15% लोग खराब होंगे, 85% बिल्कुल ठीक है। सर अजीजी साहब ने तो कहा है ना कि ये एक गाड़ी के पुर्जे निकाल के दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं। ये तो है जो दुकान से 0 मीटर पुर्जा लाना होता है ना, इनकी दुकानदार से भी तय होती है। और सर 20 रुपए के पुर्जे की रसीद 40 रुपए की लेते हैं। बिल्कुल, दुकानदार जो है ना जी वो इनको बना के दे देता है, महंगे पैसे लिख के दे देता है, ज्यादा पैसे लिख के दे देता है, फिर ये गाड़ी के मालिक से वो मैंने बताया 15% तो उनको बुला के पूछा जाए। मैंने तो ये कहा था कि 85% तुम अब ये साबित करो कार मैकेनिक वाले सर कसमें ले जाए सही किसी वर्कशॉप पे सुनने को मिली है। और फिर जो पुर्जा नहीं भी तब्दील किया उसकी भी कसम उठा देते हैं, वो भी नवा पाता, वो भी नवा पाता, वो भी नवा। कौन बंदा अपना इंजन खोल के देखता है कि इसने क्या क्या नया डाला और क्या नहीं डाला। जी फिर अगर कोई देख भी ले तो कोई मैकेनिक तो नहीं ना हर बंदा होता है, किसी को क्या पता कि क्या नया डाला है क्या नहीं। ये तो बड़ा ओले वाला काम है, जिसे कहते हैं ना ओले वाला काम, छुपा हुआ काम। सर आजकल लोगों को ज्यादा है शक की बीमारी, वो मैकेनिक पर इतबार करने को तैयार ही नहीं है। तो भाई कैसे आप पे इतबार कर लें, पुर्जे तो पुर्जे, आप तो पेट्रोल निकाल लेते हैं गाड़ी में से। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये पेट्रोल भी निकाल लेते हैं। और अगर पूछ लो कि भाई जी टैंकी फुल सी अद्धी हुई तो सीधा कह देते हैं भाई जी पेट्रोल निकाल के पुर्जे धोए हैं। और अगर ना कोई पूछे तो बिल जब देते हैं उसमें 5 लीटर पेट्रोल भी लिखा होता है। वो पूछ ले ये 5 लीटर पेट्रोल डलवाया था, नहीं जी इससे पुर्जे धोए। अच्छा बड़े आराम आराम से ये गाहक को फंसाते हैं, पहले कह के खड़ा करवा लेते हैं गाड़ी को कि जी हो जाएगी फिक्र ना करें आप जाए, नो प्रॉब्लम, अभी देख लेता हूँ मैं आपको अभी फोन करता हूँ। फिर फोन करके बाद में बताएंगे कि हजूर ये तो लम्बा चौड़ा काम है, 2-3 दिन लगे और लगाते हफ्ता है 2 यार आप लोगों का काम तसल्ली बख्श ना करो जब भी मुसीबत है यार। अच्छा एक और फ्रॉड जो ये लोग करते हैं वो भी फ्रॉड है ना जी, गलत बात है।
कोई बंदा गाड़ी खड़ी करके चला जाए जो आप कह रहे हैं कि लगाते हफ्ता है, हाँ जी 3 दिन में गड्डी ठीक, क्या 2 दिन में ठीक हो गई होती, उसके बाद 4-5 दिन गड्डी चलाते रहते हैं। अच्छा, 2 फायदे लेते हैं इस तरह, एक तो गाड़ी चलाने को मिल जाती है इनको, हाँ जी। दूसरा ये ग्राहक को जताते हैं कि बहुत बड़ा कोई फॉल्ट था जो मैंने रिमूव किया है। सर गाड़ी की ट्राई लेनी पड़ती है। ओ बाबा, ट्राई तुमने लेनी है तो मील 2 मील की ले लो, तुम पूरी फैमिली बिठा के दूसरे शहर जाके ट्राई लेते हो। मेरा मतलब है कि जरूरी तो नहीं ना सारा बाल बच्चा भाग तो ससुराल जाइए ता ही ट्राई होती है। वो हमारे मोहल्ले में एक मैकेनिक रहता है ना, उसको को डाडा बंदा दे गया गड्डी ठीक कर, अच्छा ठीक ठीक करके गड्डी अगले दिन चला गया, मरी बच्चे बीच में बिठा कर। अब वो जो बंदे की गाड़ी थी वो अपनी दूसरी गड्डी लेके वो भी बच्चे लेके मरी पहुंचे। उधर वो कहीं गाड़ी खड़ी थी उसकी जो उसने मिस्त्री को दी हुई थी, पास से गुजरा है, उसकी बीवी कहती है हाय करमाल हो तुम्हारी गड्डी नहीं सी खलोती। पहले तो मियां बीवी की आपस में लड़ाई हुई ना कि गड्डी किन्हों दी ये तो दसो। उसने कहा ठहर जा तुझे अपना स्यापा पड़ गया। नीचे उतर के उसने देखा वो जो मैकेनिक साहब थे वो सने बाल बच्चा अंदर कढ़ाई खा रहे थे। तो फड़िया गया शर्मिंदा होने की बजाय कहता गड्डी गर्म होंदी सी ठंडे इलाके सही हो रही है। नहीं जी नहीं, वो मिस्त्री उल्टा उसे कहता है कि भाई जी आपकी गाड़ी को गर्मी हुई थी इसलिए ठंडे इलाके में लेके आया। उसने कहा तुम मुझे लाहौर ही बता देते, मैं टैंकी में ही सब गोल्ड डाल लेता, गर्मी दूर हो जाती गाड़ी की। देखो करदा फराड जे वर्कशॉप जाओ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਨ ਤੇ ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੂੰਹ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ऐसे कर रहा है, ऐं कर रहा है। अच्छा, स्पेसिफिकली ये बंदा मार्केट में सिर्फ इस वजह से मशहूर है कि गाड़ी के नीचे जाने के लिए ना इसको लेटना पड़ता है ना गाड़ी उठानी पड़ती है, ये पैदल चल के चला जाता है। यार तुम पैदल जाने की बात करते हो, नीचे खड़ा होकर कमीज भी बदल लेते ना बाबा ने चुकी पखे जाता जाना। और एक तमाशा और लगता है इनकी वर्कशॉप जी, अगर किसी गड्डी का एयर कंडीशन अच्छा और उसमें LCD भी लगी हो तो शिगिर्द काम कर रहे होंगे ने उस्ताद विच फिल्म वेखण दिया होंगे। बिल्कुल ऐसे। और सर टेलीविजन देखने की चीज है, अगर कोई उस्ताद बेचारा देख लेता तो क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं तो उस्ताद को अगर इतना ही अनिल कपूर अच्छा लगता है तो वो अपने कमरे च टीवी ला लवे ना, किसी दी गड्डी दा पेट्रोल ना साड़े। और सर जी गड्डी दी बैग कभी टीवी देखदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, AC ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हर शायर और अदीब जो है ना जी वो अक्सर अपनी तहरीर से पहचाना जाता है। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। आप तहरीर पढ़ के तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंटो ने लिखा होगा, या तहरीर पढ़ के ही आप कहेंगे कि ये सूफीज़म का जो प्रचार है इसमें या एक खूबसूरत मुआशरे की बात है, ये इशफाक अहमद साहब ने हाँ की जी। होगी, जी बिल्कुल। या वासफ अली वासफ साहब ने की होगी। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ अदीब शायर होते हैं ना, जी जी तहरीर से तो ये पहचाने जाते हैं। हाँ जी। तहरीर करते हुए भी इनके अपने अपने अंदाज होते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, जब ये लिखने बैठते हैं या बैठा करते थे जी तो इनके एक अपने मखसूस अंदाज होते थे। अच्छा उस हवाले से मैं बैनुल अक़वामी चंद अदीबों के और राइटरों के आपको आदात के हवाले से आगाह करूंगा, यकीनन आप महयूज होंगे। महयूज मीन एंजॉयमेंट, एंजॉय करेंगे। लो जी, अमेरिका का मशहूर अफसाना नगार जी, जी। एडगर एलन पो, हाँ जी इसके मुतल्लिक ये बताया जाता है कि जब ये तहरीर के लिए बैठता था, लिखने के लिए बैठता था, हाँ जी। तो ये अपने कंधे के ऊपर अपनी पालतू बिल्ली बिठा लेता था। पता नहीं वो बिल्ली स्पेलिंग दस दी या इसके पेन में से स्याही खत्म होती थी तो बिल्ली जाके भर के देती थी। उस वक्त ये बॉल पॉइंट वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो स्याही भरने वाले कलम शलम होते हो, या लिखते हुए अक्सर अदीब बेचारे जो हैं वो उनको नींद आ जाती है, चौंका आता है। शायद इसको चौंका आता हो तो बिल्ली पीछे से टांट मारती है या इसके कान में करती हो। एडगर एलन पो, मेरा नाम ले लिया पूरा।
ये पो सब जब शायरी करते होंगे, पो माग साहब, हाँ मेरा ख्याल बिल्ली इनके कान में वाह वाह करती होगी, वाह ये भी ठीक है, शायद करती हो वाह वाह, क्योंकि वाह वाह करने से राइटर को एनकरेजमेंट मिलती है। बहरहाल कहते ये हैं कि जब ये लिखने बैठता था तो इसकी पालतू बिल्ली इसके कंधे पे बैठी थी। वाह। अच्छा जी, फ्रांसीसी अदीब एक हुए हैं बिल्जाक। चौधरी रज़ाक के छोटे भाई। यार ये फ्रांसीसी थे, ये तुम्हारे अकाड़े के नहीं थे। ओए ऑनरी डी बॉल्जक नाम था उसका, इसलिए मैं तस्दीक कर रहा हूँ। यार ये उसका फुल नाम था, मुझे जो ये स्टोरी बताई है उसका मतलब ये उसके महल्ले के करियाने वाले ने बताया, उसके उसने पैसे देने थे इसलिए वो उसको बिल्जाक ही कहता है। जनाब बिल्जाक साहब जो है, इनकी क्या आदत थी, ये लिखते हुए कॉफी पीते थे। अच्छा और ये तो सारी राइटर करते ही हैं, ज्यादातर सिगरेट और चाय या कॉफी। मगर बिल्जाक साहब एक दिन में कम से कम 50 कप कॉफी पी जाते थे। और ये उनका एक अपना फिक्रा है, वो कहते थे कि मैं 10,000 प्यालियां कॉफी की पी के मरूंगा। ऐसे ही उन्होंने कहा। अच्छा। एक बरतानवी लिखारी हुए हैं कॉलन डेक्टर जी। ये कॉलन साहब जो हैं, ये अपनी तहरीर में इनको आदत थी कि ये फुल स्टॉप कॉमे ये नहीं थे इस्तेमाल करते। अच्छा। इसलिए इनकी तहरीर पढ़ने में दुश्वारी पेश आती थी। और इतने ये सुस्त इंसान थे कि एक दफा किसी पब्लिशर ने कॉलन से कहा कि भाई जी, अपनी तहरीर में ये फुल स्टॉप कॉमे वगैरह लगाया करें। इसने एक सफा पकड़ के बहुत सारे उसमें कॉमे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, सेमी कॉलन सारा कुछ लगा के ना 2-3 सफे भर के वड्डे तो उस पब्लिशर को भेज दिए, कहता रख ले कोल, तो जिथे जिथे लोड पे करेगी ना इस्तेमाल कर लिया कर। लो जी, एक फ्रांसीसी राइटर हुआ है अलेक्जेंडर डुमास। चौधरी इलियास का छोटा भाई। चौधरी इलियास का ये छोटा भाई था, और ये पार्टीशन से पहले शिफ्ट हो गया। चुप रहो, तेरा बेइज्जती हो रही है। सभी छोटे भाई इधर रह गए, बड़े भाई उधर चले गए। इसके ये में ये है कि इसका ज्यादा से ज्यादा चौधरी इलियास ही वाकफ होता है। हालांकि अलेक्जेंडर डुमास भी मुझे याद है। ये आप बड़े दानश्वर हैं, क्योंकि आप उनको देखें, वो मशहूर बंदा नहीं याद, उनके भाई याद है। देखो ना, ये डुमास साहब जो है ये लिखते हुए रंगीन कागज इस्तेमाल करते थे। अच्छा। हाँ जी, आर्टिकल लिखने के लिए ये पिंक कलर का कागज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। शायरी के लिए पीले रंग का कागज इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, और नावल लिखने के लिए ये नीले रंग का, आई मीन ब्लू कागज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एक लखारी हुआ अमेरिकनी हेमिंगवे, इसको भी कहो चौरी वासी का पाई। नहीं, ये माँ बाप का इकलौता था। यार तुम सहाफी हो या राइटरों की दाई हो? यार हिस्ट्री बता रहा हूँ साथ साथ। हेमिंगवे जो है, इसकी क्या आदत थी भला? ये खड़े होके लिखते थे। इन्होंने एक डाइस बनवाया हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने अपना टाइपराइटर रखा हुआ था। और इनको आदत थी ये खड़े होके लिखते थे, बैठ के ये लिख नहीं थे सकते। जब बैठते थे तो इनकी आमद भी बंद हो जाती, और इसलिए इनको खड़े होके लिखने की आदत पड़ी हुई थी। इसके बिल्कुल उलट आयरलैंड का एक नावल निगार हुआ है, जेम्स जॉयस। जी। ओ भाई साहब लेट के लिख दे सन। उसको अगर कोई कहता था ना कि यार बह ही जा, लेट के क्यों लिख रहे हो, तो वो कहते थे मैं बैठता हूं तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मैं लेटता हूं तो मेरा दिमाग चलता है। जिस तरह ये घर से बाहर आ जाए तो इसका दिमाग चलता है, और जब ये घर चला जाए तो फिर इसका हुक्म चलता है। हाँ, हुक्म देता है, माफ कर दो मुझे माफ करो, क्यों नहीं माफ कर रहे? ये था आज का हस्बे हाल, और हिकमत की बात ये कि इंसान की अकड़ की इंतहा अल्लाह की पकड़ होती है। आज जी पैदा कीजिए, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।